नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं एशियन न्यूज। हमारे खास कार्यक्रम कैबिनेट एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे उन महत्वपूर्ण फैसलों की जानकारी जो देश के अलग अलग राज्यों की कैबिनेट बैठकों में लिए गए हैं। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की कैबिनेट बैठक की। इन बैठकों में किन योजनाओं को मंजूरी मिली, किन मुद्दों पर चर्चा हुई और इन फैसलों से आम जनता को कैसे लाभ होगा। आइए सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में विरासत से विकास थीम पर आधारित कैबिनेट बैठक आयोजित की गई, जिसमें नारी सशक्तिकरण, स्वावलंबन और सुशासन की प्रतीक लोकमाता अहिल्याबाई होलकर को समर्पित मंत्रिपरिषद की इस विशेष बैठक की शुरुआत मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में इंदौर के राजवाड़ा में वंदे मातरम गायन के साथ हुई। वहीं कैबिनेट के प्रमुख फैसलों की जानकारी नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय द्वारा दी गई। हालांकि कर्नल सोफिया कुरैशी पर टिप्पणी मामले के चलते मंत्री विजय शाह बैठक में शामिल नहीं हुए। आपको बता दें कि 1945 में राजवाड़ा के इसी दरबार में यशवंतराव होलकर ने अपनी मंत्रिपरिषद की अंतिम बैठक की थी। उसके बाद यह पहला मौका है जब एमपी की मोहन सरकार ने कैबिनेट की बैठक की है। इस बैठक में मंत्रिपरिषद ने 3,867 करोड़ रुपए की योजना और निर्माण कार्यों को स्वीकृति दी है। साथ ही राहगीर योजना, मेट्रोपॉलिटन विकास प्राधिकरण, शहरी स्वच्छता कार्यक्रम सहित कई प्रस्ताव पास हुए हैं। इस पर देखिए हमारी मोहन कैबिनेट के अहम फैसले। राहगीर योजना को मिली मंजूरी, घायल को अस्पताल पहुंचाने पर मिलेगी राशि, सम्मान के रूप में मिलेंगे 25,000 रुपए। मुख्यमंत्री शहरी स्वच्छता कार्यक्रम होगा शुरू, पहले चरण में 277 करोड़ की राशि मंजूर। स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम होगा शुरू, योजना में 100 करोड़ का है प्रावधान। बैंक ब्याज में 1,000 रुपए की दी जाएगी छूट, बेरोजगारों को मिलेगा योजना का लाभ। भोपाल में 2 लाख महिलाओं का होगा सम्मेलन, पीएम मोदी महिलाओं के सम्मेलन को करेंगे संबोधित। लोकमाता देवी अहिल्याबाई स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम, महानगर क्षेत्र नियोजन एवं विकास अधिनियम, वर्किंग वुमेन हॉस्टल के निर्माण की स्वीकृति, राहगीर योजना से मिलेगा लाभ। मुख्यमंत्री शहरी स्वच्छता कार्यक्रम फिर शुरू होगा, पीएम मोदी 31 मई को करेंगे 2 लाख महिलाओं को संबोधित। इस बार एमएसपी पर 62% ज्यादा खरीदी। अगला किसान समागम नरसिंहपुर में, महानाट्य शिव वाहिनी अहिल्या बहुत जबरदस्त। विजन डॉक्यूमेंट 2047 मंथन होगा। 1945 में हुई थी होलकर मंत्रिपरिषद की बैठक। लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर के 320 जयंती वर्ष पर उनके आदर्शों और मूल्यों को समर्पित मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक इंदौर के राजवाड़ा के दरबार हॉल में हुई। मंत्रिपरिषद ने प्रदेश के युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर प्रशिक्षण कार्यक्रम योजना की सैद्धांतिक स्वीकृति दी है। इसमें युवाओं के लिए कौशल विकास कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे। योजना में जरूरतमंद व्यक्ति बैंक ब्याज में 1,000 रुपए प्रतिवर्ष छूट के साथ पूरे जीवन काल के लिए अधिकतम 10,000 रुपए प्रति व्यक्ति ऋण के ब्याज पर छूट प्राप्त कर सकेगा। प्रतिवर्ष योजना पर लगभग 100 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। मंत्रिपरिषद ने मध्य प्रदेश महानगर क्षेत्र नियोजन एवं विकास अधिनियम 2025 को स्वीकृति करने का निर्णय लिया है। अधिनियम 2025 लागू होने के बाद महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण का गठन किया जा सकेगा। साथ ही प्रदेश में इंदौर, उज्जैन, देवास, धार एवं भोपाल, सीहोर, रायसेन, विदिशा, व्यावरा, राजगढ़ के लिए महानगर योजना समिति एवं महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण का गठन राज्य सरकार द्वारा किया जा सकेगा। प्रदेश के 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों का क्षेत्रीय स्तर पर समग्र विकास को दृष्टिगत रखते हुए महानगर योजना समिति एवं महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण गठित करने के लिए घोषणा की गई है। महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा महानगर क्षेत्र के लिए विकास योजना प्रारूप तैयार कर महानगर योजना समिति से विकास योजना अनुमोदन हेतु राज्य सरकार को प्रेषित की जाएगी। राज्य सरकार द्वारा महानगर क्षेत्र की विकास की योजनाओं को अनुमोदन प्रदान करने के बाद विकास योजना का क्रियान्वयन महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा। महानगर क्षेत्र की विकास योजनाओं में ऐसे क्षेत्र की भौगोलिक आवश्यकता अनुसार
शैक्षणिक, औद्योगिक, स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों में विकास हो सकेगा, जिससे रोजगार एवं आर्थिक विकास संभव हो सकेगा। लोक माता देवी अहिल्या माता जी को समर्पित, क्योंकि आप सब जानते हैं लोक माता अहिल्याबाई ने उस समय रोजगार देने के लिए बुनकरों को महेश्वर में साड़ी बनाने का प्रशिक्षण दिया था और आज भी महेश्वर की साड़ी विश्व विख्यात है। उनको ही समर्पित एक स्किल डेवलपमेंट का कार्यक्रम हमने फिर से प्रारंभ किया है। योजना में 100 करोड़ का प्रावधान है। इसमें युवा, महिलाएं सभी सम्मिलित हो सकते हैं और इस स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से जो व्यक्ति रोजगार मूलक प्रशिक्षण प्राप्त करेगा तो कुछ रोजगार देने वाला भी बन सकता है। जिसे प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं कि रोजगार मांगो मत, रोजगार दो। यह योजना महिला हो या पुरुष, उनको रोजगार देने वाला बनाएगी। ये एक बहुत अच्छी योजना। मंत्रिपरिषद ने प्रदेश में महिला श्रम शक्ति भागीदारी दर को बढ़ाने, बेहतर वातावरण प्रदान करने और महिलाओं के कामकाजी जीवन को आसान बनाने के लिए प्रदेश के 4 औद्योगिक क्षेत्र में 249 करोड़ 66 लाख रुपए की लागत से वर्किंग वुमेन हॉस्टल के निर्माण की स्वीकृति दी है। विक्रम उद्योगपुरी, जिला उज्जैन, पीथमपुर सेक्टर 1 एवं जिला धार, मालनपुर, घिरोंगी, भिंड एवं मंडदीप, रायसेन में कामकाजी महिला छात्रावासों के अंतर्गत कुल 26 हॉस्टलों और भवनों का निर्माण किया जाएगा। प्रत्येक में 222 बेड की क्षमता होगी। इस प्रकार कुल 5,572 बेड क्षमता के हॉस्टल का निर्माण किया जाएगा। भारत सरकार के सहयोग से औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग के अंतर्गत MPIDC लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। भारत सरकार द्वारा स्पेशल स्टेट्स टू स्टेटस फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट 2024-25 स्कीम में वर्किंग वीमेन हॉस्टल के निर्माण किए जाने हैं। वर्किंग वीमेन हॉस्टल में आधुनिक सुविधाएं, पर्याप्त पार्किंग, फूड कोर्ट और मनोरंजन तथा सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए स्थान उपलब्ध होगा। कामकाजी महिला छात्रावासों में महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा और नौकरी के अवसरों की उपलब्धता को प्राथमिकता दी जाएगी। रियायती दरों पर भोजन एवं न्यूनतम किराए पर बेड उपलब्ध कराया जाएगा। मोहन कैबिनेट के फैसलों की जानकारी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने दी। उन्होंने बताया कि जिसमें राहगीरों के घायलों के लिए एक नई योजना लॉन्च करने की घोषणा की गई है, जिसमें प्रावधान रखा गया है यदि अब कहीं भी एक्सीडेंट होगा, जो भी राहगीर घायल को अस्पताल पहुंचाएगा उसे 25,000 रुपए सम्मान के रूप में दिए जाएंगे। जब कभी भी एक्सीडेंट हो जाता तो साधारणतः लोग देख के और आगे बढ़ जाते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री को भी इसकी चिंता थी और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने भी इस पर चिंता प्रकट की। मुझे कहते हुए गर्व है कि अब कहीं पर भी एक्सीडेंट होगा, जो भी राहगीर रोक कर उस घायल व्यक्ति को अस्पताल तक पहुंचाएगा या उसको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचाएगा, उसको 25,000 रुपए सरकार की ओर से मिलेंगे। उसको तत्काल 108 एम्बुलेंस पर फोन भी करना होगा और ये राहगीर योजना निश्चित रूप से बहुत सारे लोगों की जान बचाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। और जब जिस व्यक्ति को पुरस्कार मिलेगा उसको पुलिस परेशान भी नहीं करेगी। एक निर्देश शासन की ओर से है कि जो भी व्यक्ति घायल व्यक्ति को उपचार के लिए या उसकी जान बचाने के लिए सहयोगी बनकर सामने आए, पुलिस उसके सहयोगी बने, उससे प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं करे। मुख्यमंत्री शहरी स्वच्छता कार्यक्रम फिर से शुरू किया जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन आने के बाद से इसे बंद कर दिया गया था। मुख्यमंत्री शहरी स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत सभी जिलों को सफाई के लिए मशीनें और जरूरी उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। स्वच्छ भारत मिशन के सपोर्ट के लिए मुख्यमंत्री शहरी स्वच्छता कार्यक्रम की शुरुआत होगी। इसके लिए पहले चरण में 277 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। बाद में इसकी राशि और बढ़ाई जाएगी। स्वच्छ भारत मिशन देश के प्रधानमंत्री जी ने चालू किया है और उसमें नगर निगम, नगर पालिकाओं को काफी धनराशि भी आवंटित की गई। अब जो भारत सरकार का स्वच्छ भारत मिशन में है 2.0 में
बहुत सारे ऐसे प्रावधान है जो नंबर 1 में नहीं थे, और इसलिए उन प्रावधानों की कमी दूर करने के लिए, जैसे मैं एक उदाहरण दूंगा कि पहले स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से कचरा कलेक्शन के लिए गाड़ियां आ गई। अब उनकी लाइफ 3 साल है, 4 साल है। हमको नई गाड़ी खरीदना है। नई गाड़ी खरीद करने के लिए स्वच्छ भारत। महिला सशक्तिकरण को लेकर केंद्र राज्य सरकार महिलाओं के लिए आवास बनाएगी। पीएम मोदी 31 मई को भोपाल में 2 लाख महिलाओं के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। महिला कामगारों के लिए औद्योगिक क्षेत्रों में आवास बनाने का निर्णय कैबिनेट ने लिया है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 4 मजबूत स्तंभों की बात की है: युवा, महिला, किसान। इसमें से महिला सशक्तिकरण ये हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण विषय, और ये पूरा की पूरा माँ साहब को समर्पित है, अहिल्या माता जी को समर्पित है। और उनके ही सम्मान में 31 मई को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भोपाल पधार रहे हैं और 2 लाख महिलाओं के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। जिस प्रकार महिला कामगारों के लिए औद्योगिक क्षेत्र में उनके आवास की व्यवस्था केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सहयोग से सभी औद्योगिक क्षेत्रों में महिला कर्मचारियों के लिए आवास बनाने का निर्णय आज कैबिनेट ने भी लिया है, और माननीय प्रधानमंत्री जी इस विषय में विशेष रुचि ले रहे हैं, इसलिए केंद्र सरकार से भी हमें सहयोग प्राप्त हो रहा है। किसानों की आय दोगुनी करने के लिए उनकी एमएसपी लगातार बढ़ रही है। इस बार की रिकॉर्ड खरीदी हुई है। खरीदी 30 लाख मीट्रिक ज्यादा हुई है, जो पिछले बार की तुलना में 62% ज्यादा है। इस बार लगभग 9 लाख किसानों को 20,000 करोड़ रुपए बांटा गया है। आप सभी जानते हैं कि हमारी सरकार किसानों को उनकी आय दुगनी हो, और इसलिए आपने देखा होगा कि एमएसपी हम लगातार बढ़ा रहे हैं। जहाँ एमएसपी बढ़ा रहे हैं वहां पर हम किसान के उत्पादन को खरीद भी रहे हैं। हमारी सरकार ने एमएसपी तो 2400 और 2500 रुपए निर्धारित की गई थी। हमारी सरकार ने 75 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देकर 2600 रुपए प्रति क्विंटल में खरीदा, और इस बार रिकॉर्ड खरीदी हुई है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 30 मीट्रिक टन अधिक, लगभग 62% अधिक है। 30 लाख मीट्रिक टन अधिक है, जो 62% पिछले बार की तुलना में अधिक है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने, विभाग के अधिकारी और माननीय मंत्री जी को भी धन्यवाद दिया है, और पूरे मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री जी को इस अच्छे कार्य के लिए बधाई भी दी है। सीतामऊ में हुए किसान समागम। दूसरा किसान समागम नरसिंहपुर में 26 से 28 मई तक आयोजित होगा। कृषि आधारित उद्योग पर चर्चा होगी। गांव में ही छोटे बड़े उद्योग कैसे शुरू हो सकें, इसके लिए किसानों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। सीतामऊ में पिछले माह किसान सम्मेलन हुआ था, और इस किसान सम्मेलन का उद्देश्य, किसान समागम का उद्देश्य यही है कि कृषि आधारित उद्योग को हम बढ़ावा दें और आधुनिक खेती कैसे की जाए, साथ ही प्राकृतिक और ऑर्गेनिक खेती कैसे की जाए। वहाँ न सिर्फ प्रशिक्षण दिया जा रहा है, इसका मार्केट भी डेवलप हो, इसके लिए किसान समागम पिछले समय बहुत ही सफलतापूर्वक सीतामऊ में संपन्न हुआ है। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि देवी अहिल्याबाई की 300वीं जयंती पर 20 मई से 31 मई तक कार्यक्रम हो रहे हैं। सोमवार को इंदौर में देवी अहिल्याबाई पर बहुत ही जबरदस्त नाटक का मंचन हुआ। इसे देखकर कई कठोर माने जाने वालों को आंसू आ गए। यह नाटक जो भी शहर मांगेंगे वहां ये नाटक कराए जाएंगे।
इसका कार्यक्रम बन गया है। कालिदास सांस्कृतिक अकादमी उज्जैन में, महिदपुर में देवी अहिल्या केंद्रित महिला कवि सम्मेलन होगा। ग्वालियर, भोपाल और बैतूल में यही महानाट्य का आयोजन होगा। इंदौर में एकल कविता पाठ और सांस्कृतिक गतिविधियां लगातार चलेंगी। देवी अहिल्याबाई केंद्रित महानाट्य शिव वाहिनी अहिल्या एवं एक बार फिर लता मंगेशकर ऑडिटोरियम इंदौर में होगा। राजवाड़ा में महिला सशक्तिकरण के लिए कार्यक्रम होंगे। अहिल्याबाई होलकर जी की 300वीं जयंती के अवसर पर हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने ये निर्णय लिया कि इस बार कैबिनेट इंदौर में हो और होलकर राजाओं के द्वारा निर्मित इस राजवाड़े के अंदर हम कैबिनेट करेंगे। निश्चित रूप से हम सब इंदौर ही नहीं, मालवा निमाड़ के लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। अहिल्या माता ने जहां तक का शासन था उनका, वहां के सब लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दे रहे हैं कि उन्होंने आज कैबिनेट करके इस स्थान को महत्व दिया है। और मैं भी यहाँ का जनप्रतिनिधि हूँ, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। कैबिनेट बैठक के बाद प्रदेश के विजन डॉक्यूमेंट 2047 पर 8 समूहों में चर्चा होगी। आपको बता दें कि 1945 में राजवाड़ा के सी दरबार हॉल में यशवंतराव होलकर ने अपने मंत्रिपरिषद की अंतिम बैठक की थी। उसके बाद अब एमपी सरकार की कैबिनेट बैठक हो रही है। इंदौर का राजवाड़ा होलकर साम्राज्य का महत्वपूर्ण हिस्सा था। यहाँ के शासक अपने दरबार लगाते थे और बड़े बड़े फैसले लेते थे। 20 मई को गणेशौल में हुई कैबिनेट बैठक ने उसी ऐतिहासिक परंपरा को जारी रखा है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसकी मंत्री सुरेश खन्ना ने जानकारी देते हुए बताया कि इस बैठक में अडानी से बिजली खरीदने, पार्किंग के लिए स्थान तय करने और राज्य कर्मचारियों के ट्रांसफर सहित उत्तर प्रदेश के सभी नगर निगमों में एक समान पार्किंग नियम लागू किए जाएंगे। इससे प्रदेश की जनता और प्रशासनिक अधिकारियों को लाभ होगा। इसके अलावा कैबिनेट में और कौन कौन से प्रस्ताव पास हुए, देखिए इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले। राज्य कर्मचारियों की तबादला नीति को मिली मंजूरी। 15 मई से 15 जून के बीच होंगे कर्मचारियों के तबादले। शहरों में नई पार्किंग नीति को मिली मंजूरी। पीपी मॉडल पर बनेगी शहर में पार्किंग। 17 नगर निगमों में पार्किंग नीति की होगी शुरुआत। पार्किंग के लिए 5 साल के लिए दिया जाएगा लाइसेंस। पार्किंग का किराया नगर निगम करेंगे तय। राज्य कर विभाग का दर्जा व्यवसायिक से बदला। नया नाम सेवारत विभाग किया गया। यूपी स्टेट कैरेज बस अड्डा नीति 2025 को मंजूरी। नई तबादला नीति पर मुहर। निजी सेक्टर में मिलेगा अच्छा वेतन। अडानी से बिजली खरीदेगा यूपी। प्राइवेट बसों के लिए बनेंगे बस स्टैंड। 1500 मेगावाट बिजली की खरीद। आसान होगा सरकारी कर्मचारियों का तबादला लेना। प्रदेश में निजी बसों के लिए अब सभी जिलों में बनेंगे बस अड्डे। डीएम के यहाँ देना होगा आवेदन। नई तबादला नीति पर मुहर। इसी बैठक में तबादले की नई नीति पर मुहर लगी है। अब प्रदेश के सभी कर्मचारियों के तबादले 15 मई से 15 जून के बीच होंगे। उसके पहले संबंधित विभाग में इसकी पूरी प्रक्रिया कर ली जाएगी। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की वैश्विक कंपनियों के साथ अब सेवा क्षेत्र की सभी दिग्गज बहुराष्ट्रीय कंपनियां यूपी में आएंगी। इसके लिए कैबिनेट यूपी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर नीति को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य आईटी, बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं, बीमा, हेल्थ केयर, ऑटोमोटिव, टेलीकॉम क्षेत्र की वैश्विक कंपनियों को यूपी में निवेश के लिए आकर्षित करना है। 5 कंपनियों ने उसमें प्रतिभाग किया। अदानी पावर लिमिटेड, हल्दिया एनर्जी लिमिटेड, ललितपुर पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड, एमबी पावर लिमिटेड और टोरेंट पावर लिमिटेड। आपकी जानकारी में आ ही गया होगा कि ये सभी देश की सबसे बड़ी कंपनियां जो पावर सेक्टर में काम करने वाली प्रतिष्ठित और बड़ी कंपनियां हैं। इन कंपनियों ने अपने बिडिंग प्रोसेस में जो ड्यू डेट थी हमारी बिड की 10/10/24, उस दिन जो बिडिंग किया और वो जब बिड खोली गई तो एमबी पावर का जो कोटेशन था वो ₹5.92 प्रति यूनिट का कोटेशन निकल के आया।
अदानी का 5 रुपया 48 पैसा निकल के आया था। ललितपुर पावर जनरेशन कंपनी का 5 रुपया 88 पैसा निकल करके आया था। हल्दिया का 6 रुपया 28 पैसा निकल करके आया था और टोरेंट पावर का 5.88 निकल करके आया था। इस क्षेत्र में बेहद शानदार वेतन मिलता है, जिसका लाभ हर वर्ष न्यूनतम प्रदेश के 2 लाख युवाओं को मिलेगा। प्रदेश में सेवा क्षेत्र यानी सर्विस सेक्टर में काफी संभावना है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 90% नौकरियां, अधिकतम 60 से 70 हजार रुपए महीना तक, जबकि सर्विस सेक्टर में 1 लाख से 5 लाख रुपए महीना सामान्य पैकेज है। इसे देखते हुए नोएडा, ग्रेटर नोएडा, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी और प्रयागराज को जीसीसी नीति के तहत सेवा क्षेत्र के गढ़ के रूप में विकसित किया जाएगा। इसका सीधा फायदा हर वर्ष विभिन्न संस्थाओं से निकलने वाले 15 लाख युवाओं को मिलेगा। इनमें 60 हजार से ज्यादा इंजीनियरिंग व आईटी स्नातक होंगे। जीसीसी में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की इकाइयां आईटी अनुसंधान, डिजाइन, डाटा एनालिटिक्स और ग्राहक सहायता जैसी विशेष सेवाएं होंगी। इनमें एआई, रोबोटिक्स, क्वांटम कंप्यूटिंग और फिटनेक जैसे क्षेत्रों में अपार संभावना है। यूपी में बिजली की खरीद अडानी पावर लिमिटेड से होगी। लगभग 5 रुपये 38 पैसे प्रति यूनिट की दर से यह बिजली खरीदी जाएगी। एक अनुमान के मुताबिक इससे 2,958 करोड़ की बचत होगी। उत्तर प्रदेश प्रगति के पथ पर जा रहा है और स्वाभाविक है कि हमारी ऊर्जा की जो मांग है, ऊर्जा की जो खपत है, वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। पिछले वर्ष आपने देखा कि 30,000 मेगावाट की पीक डिमांड हम लोग क्रॉस कर गए थे और इस बार भी अगर वही ट्रेंड रहा तो इस बार भी कुछ वैसा ही होगा। इस बढ़ती हुई मांग के मद्देनजर भारत सरकार की जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटर हैं और हमारे यूपीपीसीएल ने मिलकर के एक आने वाले 10 साल का एक पावर प्रोक्योरमेंट का प्लान बनाया हुआ है 2034 तक का, और उसके दृष्टिगत हमने जो मांग आएगी उसके दृष्टिगत जो हमने कैपेसिटी जो हमने अनुबंधित किया है, कॉन्ट्रैक्ट किया है, वो लगभग 47,600 मेगावाट की क्षमता हम ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट कर चुके हैं। उसमें से 33,000 क्षमता का जो पावर प्लांट्स हैं वो ऑलरेडी कार्यान्वित हो गए हैं। यूपी में निजी बसों के संचालन को व्यवस्थित करने के लिए सरकार उत्तर प्रदेश स्टेट कैरेज बस अड्डा, कॉन्ट्रैक्ट कैरेज, ऑल इंडिया टूरिस्ट बस पार्क स्थापना एवं विनियमन नीति 2025 लागू करेगी। इसके तहत सभी 75 जिलों में प्राइवेट बसों के लिए बस स्टैंड बनाए जाएंगे। इन बस अड्डों पर यात्रियों और ड्राइवर कंडक्टरों के लिए सभी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। नई नीति से यातायात व्यवस्था सुधरेगी और यात्रियों को सुविधा मिलेगी। और पार्किंग की व्यवस्था को बनाते हुए हमें उससे राजस्व भी अगर मिल सके तो हमें नगर निकायों के लिए राजस्व भी उत्पादित करना है और उसमें स्मार्ट टेक्नोलॉजी का, आईटी रिलेटेड, आईटी इनेबल्ड टेक्नोलॉजी का भी हमें उपयोग करना है। मल्टी लेवल पार्किंग, क्योंकि शहरों में जगह कम पड़ती जा रही है, तो मल्टी लेवल पार्किंग करके हमें इसकी व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाना है। और सार्वजनिक जो परिवहन के जो संसाधन है उसमें हम और भी अच्छी व्यवस्थाएं, जैसे पार्किंग की जगहों पे इलेक्ट्रिक चार्जिंग की भी व्यवस्था क्यों न हो। इलेक्ट्रिक चार्जिंग के साथ साथ अन्य जो हमें वहाँ गाड़ी को साफ करने, गाड़ी को धोने, गाड़ी की हवा भरने, ये सारी व्यवस्थाएं साथ में करने के लिए हमने ये सोचा कि प्रथम चरण में 17 नगर निगमों में हम ये नियमावली लेकर के आए हैं, उसको लागू हम करेंगे। बिजली आपूर्ति की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए सरकार 1600 मेगावाट की परियोजना से 1500 मेगावाट बिजली खरीदने का प्रस्ताव पारित करेगी। यह खरीद प्रतिस्पर्धात्मक बिडिंग के आधार पर होगी, जिससे राज्य में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित होगी। इससे प्रदेश में बिजली व्यवस्था बेहतर होगी। मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में कई पावर प्लांट्स को हमने ऊर्जीकृत भी किया है, कार्यान्वित भी किया है, जिसमें मेजा 600 मेगावाट का, टांडा 660 मेगावाट का, हरदुआगंज 660 मेगावाट का, ओबरा सी 660 मेगावाट का, जवाहरपुर यूनिट 1 660 मेगावाट की, घाटमपुर यूनिट 1 660 मेगावाट की और खुर्जा 660 मेगावाट की। आने वाले दिनों में हमारे और भी कुछ पावर प्लांट्स जो हैं वो बनकर के तैयार और कमीशनिंग की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और कमीशन हो रहे हैं।
कैबिनेट से मंजूर स्थानांतरण नीति 2025-26 में कर्मचारियों को कई सहूलियत दी गई हैं। नीति में मानसिक मंदित और चलने फिरने में असमर्थ दिव्यांग बच्चों के माता पिता की तैनाती वहां करने की व्यवस्था की गई है, जहां उनके बच्चों को बेहतर चिकित्सा सुविधा मिल सके। प्रदेश के 100 आकांक्षी विकास खंड वाले 34 जिलों में किसी भी विभाग में कोई पद खाली नहीं रहेगा। तबादला सत्र के बाद समूह के साथ ही समूह खा के स्थानांतरण विभागीय मंत्री के माध्यम से मुख्यमंत्री के अनुमोदन से होंगे। नियुक्ति विभाग के प्रमुख सचिव एवं देवराज ने मंगलवार की शाम स्थानांतरण नीति संबोधन शासन को आदेश जारी किया था। तबादले के लिए कट ऑफ डेट 31 मार्च 2025 को माना जाएगा। दायरे में न आने वाले समूह गा के कर्मचारियों का पटल जरूर बदला जाएगा। समूह का व खा की तय सीमा से अधिक स्थानांतरण के लिए सीएम से अनुमति लेनी होगी। समूह गा व घा के 10% से अधिक होने पर विभागीय मंत्री से अनुमोदन लेना होगा। समूह गा और घा का स्थानांतरण मानव संपदा पोर्टल से होगा। तबादले के बाद कार्यभार मुक्ति और ग्रहण करने की व्यवस्था ऑनलाइन होगी। समूह का के अधिकारियों का उनकी गृह जिले में तबादला। प्रदेश में निजी बसों के लिए अब सभी जिलों में बस अड्डे बनेंगे। इनका निर्माण सरकारी क्षेत्र में भी हो सकेगा। नगर पालिका, नगर परिषद और निजी कंपनियां भी इसे बना सकेंगी, लेकिन इन बस अड्डों पर यात्रियों के लिए सभी अत्याधुनिक सुविधाएं देनी होंगी। इसके लिए कैबिनेट बैठक, यूपी स्टेज कैरेज बस अड्डा, कॉन्ट्रैक्ट कैरेज और ऑल इंडिया टूरिस्ट पार्क नीति 2025 को मंजूरी दी गई है। इन बस अड्डों के बनने से विभिन्न कस्बों में होने वाली जाम की समस्याओं से मुक्ति मिलेगी और यातायात व्यवस्था में सुधार होगा। वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि नीति के अंतर्गत प्रदेश भर में बस अड्डों और पार्कों की स्थापना के लिए किसी एक आवेदक को प्रदेश में 10 से अधिक, एक जिले में 2 से अधिक और एक ही मार्ग पर 1 से अधिक बस अड्डा और टूरिस्ट बस पार्क स्थापित करने की अनुमति नहीं मिलेगी। निजी निवेश में स्थापना पर संचालन के लिए पहली बार 10 वर्षों के लिए अनुमति दी जाएगी, जिसका आगे 10 वर्षों के लिए नवीनीकरण हो सकता है। स्वामित्व का हस्तांतरण 1 वर्ष पहले नहीं होगा। मंत्री खन्ना ने बताया कि बस अड्डों और पार्कों की स्थापना के लिए डीएम के यहाँ से आवेदन करना होगा। डीएम की अध्यक्षता में कमेटी बनेगी। स्टेज कैरेज बस अड्डा, कॉन्ट्रैक्ट कैरेज और ऑल इंडिया टूरिस्ट पार्क नियामक प्राधिकारी का गठन किया जाएगा। नीति के तहत बस अड्डा, कॉन्ट्रैक्ट कैरेज, बस पार्क की स्थापना के लिए कम से कम 2 एकड़ भूमि होनी चाहिए। आवेदक की वार्षिक नेटवर्थ कम से कम 50 लाख और टर्नओवर 2 करोड़ रुपए होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति अथवा समूह आवेदन कर सकेगा। आज के कार्यक्रम में हमने मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठकों की महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी दी। इन फैसलों से प्रदेश की जनता और प्रशासनिक अधिकारियों को लाभ होगा, साथ ही दोनों प्रदेश के विकास की ओर अग्रसर होंगे। फिलहाल के लिए हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए एशियन न्यूज। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं एशियन न्यूज। हमारे खास कार्यक्रम कैबिनेट एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे उन महत्वपूर्ण फैसलों की जानकारी जो देश के अलग अलग राज्यों की कैबिनेट बैठकों में लिए गए हैं। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की कैबिनेट बैठक की। इन बैठकों में किन योजनाओं को मंजूरी मिली, किन मुद्दों पर चर्चा हुई और इन फैसलों से आम जनता को कैसे लाभ होगा। आइए सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश की।